मैं अलबेली घूमी अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली हूँ मैं। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट होगी तो हस्बैंड के साथ साथ वो पूरा घर चला देगी। जितना भी वेस्ट होता है तो उस वेस्ट से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जिसमें से एक उदाहरण अभी होली का गुलाल है जो हम मंदिरों के फूलों से बनाते हैं। आप एज अ वुमेन जब आप कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौकों की है मुझे तलाश। वाह। नमस्कार, आरंभ के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार जो है बहुत करीब आ रहा है और हम पहुँचे एक स्पेशल जगह, क्योंकि जब हम होली की बात करते हैं तो रंग जो है एक स्पेसिफिक एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग कंसर्न है जिसे लेके कि हमारी स्किन ना ख़राब हो जाए, हमें कोई डैमेज ना हो होली में। तो इसलिए हम लोग ये एपिसोड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है आज, रोजीना जी। रोजीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। और बहुत अमेजिंग काम आप कर रहे हैं। मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपने कैसे ये शुरू किया और क्या आपको इंस्पायर करता है ये शुरू करने के लिए? एक्चुअली मैं 15 ईयर ओल्ड थी। मैंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था और मेरा काम करने का जो फील्ड था वो एनजीओ ही था। तो मैं रैक पीकर बच्चों को पढ़ाती थी वहाँ पे, और पढ़ाने के बाद उनका स्कूल में एडमिशन कराना, ये सारे काम मैं करती थी। तो धीरे धीरे क्योंकि मेरी दिलचस्पी एनजीओ लाइन में हो गई, मैंने पढ़ाई भी की। मैंने बैचलर सोशल वर्क किया, फिर मास्टर सोशल वर्क किया। उसको करने के बाद उसी में करते करते मेरा जॉब भी चल ही रहा था। फिर 2019 में मैंने और मेरे को फाउंडर नान बाबू जायसवाल, हम दोनों ने मिलके पावर एनजीओ को स्टार्ट किया। ओके। पावर एनजीओ जो महिलाओं और दिव्यांग लोगों के साथ काम करता है और बेसिकली हम लोग उनकी लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। ओके। तो इस लाइवलीहुड को देने के लिए जो हमारा पहला मोटिव था कि हम कुछ ऐसा करें जो थोड़ा हटके हो। तो हटके तो हम लोगों ने जो जितना भी वेस्ट होता है तो उस वेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जिसमें से एक उदाहरण अभी होली का गुलाल है जो हम मंदिरों के फूलों से बनाते हैं। तो पावर के पास 2 जगह है, एक मानसरोवर खेड़ागांव शादरा। तो मानसरोवर खेड़ागांव शादरा के आसपास के जितने भी मंदिर हैं वहाँ से ये सारे फूल हमारी महिलाएं लड़कियां लाती हैं। उसके बाद इनको सुखाती हैं, इनको काटती हैं। और ख़ास तौर पे जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, ये सब 16 से 17 साल की उम्र से बड़े हैं, ये क्या करते हैं, ये उसको कटिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, तो सुखाया जाता है। उसके बाद हम इसे गुड़गांव में एक जगह है हमारी, क्योंकि बहुत बड़ी जगह चाहिए, तो वो हमारे एक फ्रेंड की है, वहाँ पे हम लोग इसको होली कलर का प्रोसेस करते हैं। और इसी से पूरे साल सूखे फूलों से हम लोग अगरबत्ती और धूप बत्ती भी बनाते हैं। तो अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या है? मतलब सोर्स करना चैलेंज है या प्रोडक्शन चैलेंज है एक्चुअली, या फिर एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है कि जो एम्प्लॉयज़ आप हायर करते हैं उनको मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो है सोर्स करना। एक तो चैलेंज है ही, क्योंकि हमारे पास अभी कोई गाड़ी नहीं है। ओके। और क्योंकि हम लोग क्योंकि कॉस्ट वहाँ बढ़ जाता है जहाँ पे हमें 3 व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में सामान लाना होता है, फूल जाके लाने होते हैं, तो वो हमारे लिए कॉस्ट मतलब वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कुछ काम कराने के लिए आप लोगों को रखो और पैसा दे दो, उस काम का एक अलग बात है। लेकिन रेगुलर आप पैसा देना है, आपको सैलरी देनी है हर मंथ की, तो वो चैलेंजिंग है हमारे लिए। ओके। तो सेल पर्सपेक्टिव, जैसे आप लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उसका जो सेल होता है वो आपके लिए कितना टफ है?
प्रोडक्ट को बेचना तो उसका बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि बना तो सभी देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक नॉर्मल जैसे एक ब्रांड हो गया, जैसे हरि दर्शन का ब्रांड जी, है, जी, ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड है। Yes, ma'am. उन्होंने भी शुरू किया होगा तो कुछ चैलेंजेस, लेकिन आपके में डिफरेंस ये है कि आप वेस्ट से चीज़ें बना रहे हैं। जी। तो वेस्ट को कलेक्ट करने में जो आपका जो इनकम सोर्स इन्वेस्टमेंट लगता होगा, वो क्या आपका सेल करने में रिटर्न वो आता है उतना? कई हद तक रिटर्न आता है, तभी हम इस काम को 5 सालों से रेगुलर कर रहे हैं। और हर साल हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि बीते दिनों जब 2019 में पावर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद तो आपको पता ही है कि कोविड हो गया था। तो कोविड की वजह से भी 2 साल सेल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। तो हमने बहुत कोशिश की, घरों तक पहुंचाया हमने, लोग खोली खेल भी नहीं रहे थे। और वहीं पे दूसरी बात है कि जब लोगों को हम नेचुरल बोलते हैं तो हमारा एक पैकेट 100 रुपीज़ का है, हमें उन्हें इतना जस्टिफाई करना पड़ता है, इतना सब कुछ बताना पड़ता है उसके बारे में। जब भी मैं स्टॉल्स पे, एग्जीबिशंस पे खड़ी होती हूँ, इवन मैं उन्हें खुद की स्किन पे लगा के दिखाती हूँ कि ये इतना फ्रेंडली है कि आप 1 साल के बच्चे को भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हाँ, बहुत मुश्किलें आती हैं, बट वही है कि क्योंकि अभी हम 5 साल ही हुए हैं हमें, तो हम जो 5 साल की जर्नी देखें तो हम इसे आगे ले जा पा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका अपना संघर्ष क्या है? क्योंकि हम लोग सिर्फ आपके एनजीओ को नहीं, हम आप जैसी नारियों को भी कवर कर रहे हैं। तो आपका जो अपना संघर्ष है, जब आपने शुरू किया था या अभी भी आप कर रहे हैं, तो वो आपका पर्सनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल पे आप क्या स्ट्रगल्स डेली फेस करते हैं? पर्सनल लेवल पे यही है कि बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरा काम, मेरा बहुत पैशन है मेरा काम में, तो मैं मेरी शादी नहीं हुई है। और मैं शादी करना नहीं चाहती, बिकॉज ऑफ मैं पावर को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ। क्योंकि अभी पावर में हमें नहीं पता चलता कब 12 बज गए, कब 11 बज गए। तो मुझे लगता है कि मैं जब शादीशुदा लाइफ में जाऊंगी तो मैं वो वक्त शायद नहीं दे पाऊंगी, या तो मुझे पावर को दूर करना पड़ेगा, और वो मैं नहीं करना चाहती। तो ये चैलेंजेस बहुत है मेरे पास, क्योंकि मुझे हर कोई यही बोलता है अपने शादी नहीं की। और उसके बाद जब आप एज अ वुमेन जब आप कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। आप रात को लेट जा रहे हो, आप घर से जल्दी निकल रहे हो, कभी कभी मिलता है इतना क्या कमाना है, रात को बहुत लेट आना है, ज़रूरत है। और फिर जब हम एग्जीबिशन करने दिल्ली से बाहर जाते हैं तो हम 2 वुमेन्स होते हैं, तो सबको ये लगता है ये मैनेज कैसे करेंगे एग्जीबिशन। तो मेरा ऑलवेज रहता है, जो मैं अपनी लड़कियों को भी बोलती हूँ, कि अगर कील भी ठोकनी है तो आप खुद ठोको। क्योंकि अगर मैं सामने वाले को बोलूँगी, निर्भर रहूँगी कि कील ठोकने एक लड़का आएगा, ये एक बल्ली बांधने एक लड़का आएगा, तो मैं तो बल्ली बांधने के लिए वेट करती रहूँगी ना, उसको मैं हेल्प लेती रहूँगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था अभी उदयपुर में हमें एक स्टॉल का ढांचा खुद तैयार करना होता है। वहाँ ऐसी लेबर भी नहीं होती। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो जेंट्स हैं हमारे ग्रुप के, हेल्प करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है पहले मैं अपना कर लूँ। ये हमारे साथ 2 साल हुआ, तो तीसरे साल में मैंने ऑनेस्टली किसी से मदद मांगी भी नहीं कि मेरी बल्ली भी बांध दो। मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी इसे बांधना। मैं खुद चढ़ी, मेरी लड़कियाँ थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेटअप किया। तो मुझे भी लगता है कि हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपने, क्योंकि इसमें स्पेशली जो डिसेबल्ड जो है यूथ है, मेरे को तो यूथ ही दिख रहा है जी, और आपने कहा कि आप जो स्लम्स की बस्ती की लड़कियां हैं उनको लेके आप स्टॉल्स पे जाते हैं, तो आप उनको ट्रेन कैसे करते हैं? पहले इजी होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ जैसे हाउसमेट्स मैंने देखी हैं, जैसे हमारे घर में पहले एक हाउसमेट थी, उसकी बेटी विजुअली इम्पेयर्ड थी, तो मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि यार इसको स्कूल भेजो, मतलब ऐसी स्पेशल स्कूल में भेज दो जिससे कि इसका एजुकेशन स्टॉप ना हो। बट इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आप कैसे वो करते हैं? ये एक इंस्पायरिंग चीज़ है, ये आपको बताना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल है, हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कियां बहुत आती हैं सेंटर में हमारे।
तो जो मुस्लिम लड़कियों का हमने कुछ लड़कियों का हमने देखा कि पेरेंट्स दरवाजे तक छोड़ के जाते हैं। या तो मम्मी होंगी या बड़ा भाई होगा, ऐसे करके पेरेंट्स दरवाजे तक छोड़ के जाते हैं। तो हमें पता चला वो इसलिए सेंटर आती हैं सिर्फ बिकॉज वहाँ पे कोई मेल नहीं है टीचर। तो क्योंकि ड्यू रिस्पेक्ट हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम वहाँ जेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हम एकदम से किसी को नहीं बदल सकते। क्योंकि मैं बदलने जाऊंगी ना उस पेरेंट्स को तो मेरी वो बेचारी लड़की रुक जाएगी घर पे। तो हम इस तरीके से वो करते हैं। तो 2 लड़कियां आती थी, सानिया नाजिया, उसकी मम्मी छोड़ने आती थी, मम्मी लेके जाती थी, हिजाब होता था उनका। एक बार सेल्फ डिफेंस की क्लास होने लगी तो हमने पार्क में कराई। तो सारी लड़कियां कह रही दीदी कैसे करेंगे पार्क में। मैंने बोला तुम सेल्फ डिफेंस कैसे करोगे, फिर वहाँ पे पर्दा लगाओगे। उन्होंने बोला टेंट लगवा दो। मैंने और सेल्फ डिफेंस की जब जरूरत होगी तो पर्दा थोड़ी ना लगवाओगे आप। तो उन्होंने बोला हाँ दीदी। तो मैंने सेल्फ डिफेंस की क्लास तो ऐसे ही होगी। ऑनेस्टली उन्होंने सेल्फ डिफेंस सीखा और उसके पापा बड़ी खुशी से आते थे। वो ठेले में फ्रूट्स बेचते थे और ठेला लेके जो उनका टाइम था ना कि इस टाइम सेल्फ डिफेंस होगा, तो वो आके देखते थे उन्हें, और उनको पता भी नहीं कि मेरे पापा देख रहे हैं। उनको बहुत खुशी होती थी। तो इस तरीके से इंस्पायर करते हैं लड़कियों को। बहुत सी लड़कियां आज भी मेट्रो नहीं देखा उन्होंने, हमारे थ्रू मेट्रो देखा उन्होंने। तो जब हम मौके मिलते, मैंने आपको बताया कि हम वॉलंटरी करवाते हैं। वॉलंटरी वर्क में पूरा उनके पेरेंट्स के पास जाके बात करते हैं कि मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ, आप बेचिंतित होके भेजिए। ट्रस्ट बिल्डिंग है। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी है मेरी और हमारी संस्था की। तो उसके बिहाफ पे वो भेजते हैं। अगर रात को 11 बज रहे हैं तो वो 11 बजे मैं जाऊंगी छोड़ने, या तो मेरी कोई टीचर जाएगी घर तक छोड़ने। फिर टीचर कैसे घर तक पहुंचेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो आपको कितना स्ट्रेस होता होगा इन चीज़ों को लेकर? बहुत हो जाता है, कई बार तो होता है बहुत ज्यादा। और आप सोचते ही रहते होंगे। हाँ बिल्कुल होता तो है बहुत बार। अच्छा, इसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट और वो सब भी आपने बताया था कि आपकी काफ़ी लड़ाई लड़ी है, तो वो भी उसमें भी हम इंसिडेंट्स कुछ जानना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौती वाले थे और आपने सक्सेस भी ले लिया उसमें। चुनौती था क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम फैमिली के बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे फादर मतलब बहुत अच्छे हैं इस मामले में, शायद ये फादर फ्री, हाँ इंडिपेंडेंट। उनका था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो हमें ना जींस ला के देते थे पहनने के लिए, और फैमिली में जींस पसंद नहीं करते थे भाई मौसी वगैरह के। तो मेरे पापा बहुत अच्छे थे इस मामले में, वो कहते थे पहनो, अगर बाल कटिंग करानी है छोटे तो कहते करा लो, तो और पढ़ो, ऐसे करके वो बोलते थे। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा, मेरे फादर ने हमें बहुत अच्छी मजबूती दी। लेकिन वही फैमिली से बहुत, जैसे मेरा जो भाई वगैरह का परिवार है, मौसी का परिवार है, वो लोग बहुत बोलते थे पहले, बहुत ज़्यादा बोलते थे। हाँ, अपने मतलब मेरी बहनों को ही मेरे से बात नहीं करने देते थे, उससे बात मत करो। अच्छा, उसके साथ ओपन थे? हाँ, मैं इंडिपेंडेंट थी, मैं बाहर रहती थी, बाहर आती जाती थी, तो कहते थे नहीं उसके साथ नहीं जाना है कहीं। वो अगर मेरे लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई, उनको पता चल गया मैं कॉलेज जा रही हूँ, तब भी वो बहुत बोलते थे। लेकिन कहते हैं ना कि शायद उन्हें भी दिख गया कि हाँ आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, आज मुझे सबसे बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है। एक टाइम था, हाँ, एक टाइम था कि शुरू में मुश्किल, मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो मम्मी चली गई गुस्से में। पापा शायद लेट आए थे तो मैं गई अपनी कज़न सिस्टर के पास। मैंने बोला आज तुम मेरे पास सो जाना। तो जैसे ही उसके ब्रदर को पता चला, कज़न ब्रदर को पता चला, उसने उसे वापस बुला लिया। और मैं घर पे, ये था कि मैं घर पे अकेली थी। कितने साल की लड़की, मतलब 3rd क्लास में पढ़ती है वो लड़की, वो अकेले थी। तो ये सब चैलेंजेस तो बहुत आए। और यहाँ तक कि जो मेल फ्रेंड्स थे, या मेरे फ्यूचर में, पास्ट में मेरे मेल फ्रेंड थे, तो उनका भी यही था कि टाइम नहीं देते हो, काम में रहते हो, इतना क्या मतलब क्या करना है, लास्ट में शादी ही तो करनी है, अच्छा घर चलाना है, घर कैसे चलाओगी। तो ये वाले वर्ड्स बहुत सुनने को मिलते हैं, मिलते थे भी और अब भी मिलते हैं।
तो अभी एक वो हो गया है कि सोसाइटी में सबको पता है कि वो जो काम कर रही है वो करेगी करेगी। हाँ, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस या ऐसा स्टार्टअप शुरू करते हैं हाँ तो शुरू में या फिर स्पेसिफिकली सोशल वर्क, शुरू में लोगों को लगता है क्यों कर रही है, क्या हाँ। क्यों कर रहा है या हाँ कर कर रही है। हाँ। क्या मतलब इसका पर्पस क्या है, कुछ मिल तो रहा नहीं है। लेकिन जो जुनून होता है ना, वो मेरे ख्याल से वो ही एक अर्ज जो है बिल्कुल, वो बुझनी नहीं चाहिए। कुछ लोग ना इस सफर में जब मैं चल रही थी तो कुछ लोग बहुत अच्छे मिले। जैसे मैं अपने फाउंडर के बारे में बता रही हूँ, नान बाबू जायसवाल जी। उनका एक बहुत अच्छा वो है कि वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं वुमेन्स को, और शायद मुझे भी बहुत उन्होंने ही सपोर्ट किया है, तब मैं यहाँ तक उनके साथ यहाँ तक आई हूँ। तो मैं उनके बारे में खास तौर पे यही बोलना चाहूँगी। इवन हमारी संस्था में भी हमें पता है कि लड़कियाँ क्यों लेट आ रही हैं या वुमेन्स हैं लेट जाना हुआ है, तो हम वो कहते हैं कि ऑटो कराना है तो ऑटो कराओ, ओला कराना है तो ओला कराओ, जो कराना है कराओ, सेफली घर फैसिलिटेट करते हैं। वहाँ पे हम अगर हमारी लड़की 9 साढ़े 9 बजे मेट्रो से बाहर निकली है, वो कहती है कि मुझे ओला करना है, तो हम वो नहीं करते और पूरा ट्रैकिंग रखते हैं जब तक वो घर नहीं जाती। ये मैं भी नहीं, वो भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। तो ये सपोर्ट मुझे उनसे ही मिलता है। इवन आज ही आप देख लीजिए, सुबह आपने बोला कि दोनों का ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला आपसे ही कि नहीं आप मैम का लो, कोई बात नहीं। वो नहीं आते आगे। मैंने ऑलवेज अवार्ड्स वगैरह जो हमारे पावर को सब में आप मिलते हैं वो आगे कर देते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऑलवेज मुझे क्यों करते हो, कहते कोई बात नहीं, पावर जा रहा है, चाहे तुम जाओ या मैं जाऊँ। तो इस तरीके से है। सुपर है यार, उनका भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। हाँ लीजिए थोड़ा। समझने के लिए। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन हम आपके प्रोडक्ट्स पे आते हैं। सो फ्लावर वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जब आपके पास ये प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। और जो आप धूप अगरबत्ती बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसमें फ्रेग्रेंसेस आप कैसे डालते हैं, इन शॉर्ट आप थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करें। ठीक है, जो फ्लावर है वो हमारा है क्योंकि फ्लावर के कलर का जो बेस है वो ऑरेंज के छिलके का पाउडर होता है। वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम हल्दी मिलाते हैं पीले कलर में, गेंदा मिलाते हैं। हाँ, हल्दी मिलाते हैं उसे कलर लाने के लिए, और गेंदा मिलाते हैं। ऑरेंज वाला जो है हमारा, उसमें ऑरेंज फ्रूट ग्रेड कलर होता है, और प्लस उसमें हम लोग वही ऑरेंज पील्स के पाउडर होता है। साथ में फ्रेग्रेंसेस सब में यूज़ की जाती है, बट ये नेचुरल फ्रेग्रेंसेस होती है। ये हमारा सारा लैब टेस्टेड है और ISO सर्टिफाई है। हमारा अगरबत्ती धूप बत्ती भी और हमारा होली कलर भी। और अगरबत्ती में सेम है, हमारा फूलों का पाउडर होता है, इंसेंशियल ऑयल होता है, ब्राक होता है, और एक और चीज़ होती है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसे बनाया जाता है। और ये प्रोसेस सारा आपके गुड़गांव में होता है? हाँ, ये कुछ नहीं, अगरबत्ती और धूप बत्ती तो बनता रहता है, मानसरोवर में बनता है, और यहाँ पे भी जो लड़का भी आपके सामने घूम रहा था वो भी बनाता है। तो जब स्टॉक बहुत हो जाता है तो उसको थोड़ा रोक देते हैं, क्योंकि अभी सारा फोकस होली पे कर रहा है। हाँ, तो इसी वजह से। और उसके बाद मानसरोवर में भी कुछ महिलाएं आटा ले जाती हैं, हम उनको सूखा आटा देते हैं जो हमारा मिक्सअप होता है, वो घर में उसे गूंद के बना के फिर ऑफिस देके जाती है। तो जो आप स्पेशल ये जो आपने स्टाफ रखा है, जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको आप ट्रेनिंग कैसे देते हैं? मतलब जब वो आते हैं तब आप ट्रेन करते हैं, और क्या उसमें क्या चैलेंजेस? एक्चुअली वो जब आते हैं तो हमारी एक साइकोलॉजिस्ट है सुमेधा तुतलानी, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उनके पास, मतलब सर्टिफाई है। तो वो आती हैं, जब कोई नया बच्चा आता है तो हम उनसे मिलवाते हैं। वो एनालाइज करती है 2-3 घंटे, कम से कम 1 वीक आके। उसके बाद वो हमको बताती हैं कि इसके साथ क्या करना है। ख़ास तौर पे ये वो वाले बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्ड, ऑटिज़म, ADHD है, जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं, या फिर फिज़िकली डिफरेंटली एबल हैं, या फिर जो लोग बोल सुन नहीं सकते, उनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना ईजी होता है, क्योंकि हमें साइन लैंग्वेज वगैरह आती है। लेकिन ऑटिज़म, ADHD में जब बहुत हाइपर है तो उसके लिए हमको सुमेधा की हेल्प चाहिए होती है। तब वो बताती है कि ये बच्चा अगरबत्ती में नहीं जाएगा, ये बच्चा, इसको कलर्स पसंद है, इसको जिसमें वो मतलब हाँ उसको फ्रेंडली फील करे। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो मतलब ऑल एंड ऑल, अगर इस इंटरव्यू का हमें अंत करना हो तो एक बढ़िया सा स्लोगन
एक इंस्पिरेशन लाइंस कुछ अपनी नारियों को दे सके, जो घर में बैठ के इच्छाएं तो बहुत रखती हैं लेकिन घर से बाहर निकल के कुछ करना भी चाहती हैं लेकिन निकल नहीं पाती, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक छोटा सा संदेश है कि आजकल बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप घर में बैठ के काम करना चाहती हैं तो करिए, और मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट होगी तो हस्बैंड के साथ साथ वो पूरा घर चला देगी। और लास्ट में मेरा एक स्लोगन है कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौक़ों की है मुझे तलाश। वाह, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं।